हेलो फ्रेंड, स्टार्ट कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर है। विल स्टार्ट द सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर। सो लेट्स डू इट द सुप्रीम कोर्ट। पहला देखते हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये देखा जाए कि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड। तो ये इनॉग्रेट कब हुआ था, तो जो डेट आप याद रखिएगा 28 जनवरी 1950। तो आज़ादी के बाद की बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ठीक है, फेडरल कोर्ट था, ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो ये 28 जनवरी 1950 को ये इनॉग्रेट हुआ है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो सैंक्शनड है वो चेंज होती गई कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है। तो देखिए शुरू में क्या है, लेट्स सी हियर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ था? पार्ट 5 के हिसाब से एंड पार्ट चैप्टर 4 एंड आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डील्स विद द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है और चैप्टर दिस इज पार्ट 5 एंड चैप्टर 4 और आर्टिकल 124 डील करता है विद द सुप्रीम कोर्ट। और ये फाइनल कोर्ट ऑफ क्या हो गई भैया? अपील हो गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स रब इट। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन, इसका कंपोजिशन इट हैज़ बीन लेड आउट इन आर्टिकल 124 टू 147। तो 124 से लेकर के 147 जो आर्टिकल है इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। इनिशियली क्या है, ड्यूरिंग 1950s द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 जजेस। तो शुरू में भाई साहब जो इसमें जज थे वो 7 जज थे और चीफ जस्टिस था। फिर उसके बाद आई है बात ये 1956 की, ये 11 हो गए, फिर 11 एंड इट कीप्ट ऑन राइजिंग टू 14, 18, 26, 31 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो ये कितने हो गए फिर आपके? तो 1960 का समय आया, 78 का आया, 86 का आया, 2008 का आया और इन्हीं समय में ये बढ़ता गया। तो पहले कितना हुआ, 60 में 14 हो गए, फिर 18 हो गए 1978 में, 26 हो गए 86 में, ठीक है, और 2008 में हो गए 31। तो 26 86, देखिए थोड़ा मैच करा ना, 26 86, 18 78, ठीक है। तो 18 78 और 14 हो गए थे 60 में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड 2008 रिस्पेक्टिवली। इट इज़ नोट वर्दी दैट द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस that the Supreme Court number of judges Amendment Act 2019 has increased the number of judge। फिर से जज का नंबर बढ़ गया फ्रॉम 31 to 34। तो ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया 33 + 1। दिस 1 is CJI एंड अदर 33 आर द जजेस। तो 33 + 1 और करेंटली देयर आर टोटल 34 जजेस। 33 + 1 1 माने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस हैं, ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड कितने अदर जजेस हैं? तो अभी जो अमेंडमेंट हो गया तो 33 जज हो गए, ठीक है, 33। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड 124 में, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 उसमें चीफ जस्टिस था और 7 प्यूज जजेस, लिविंग इट टू द पार्लियामेंट टू इंक्रीज द प्यूज जजेस टू इंक्रीज द नंबर। देन इन द अर्लियर ईयर्स ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सैट टुगेदर टू हियर द केसेस प्रेजेंटेड बिफोर दम। अब जैसे जैसे एज द वर्क ऑफ द कोर्ट इंक्रीज, जैसे जैसे काम बढ़ता गया और एरियर्स ऑफ केसेस, पेंडिंग केसेस ज़्यादा हो गए, अकुमुलेट होने लगे, तो पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ जजेस बढ़ाया। 8 किया था 1950 में, 11 किया 1956 में, 14 1960 में, 18 78 में, 26 86 में। तो 26 हो गए 86 में, 18 हो गए 78 में, 14 1960 में और 11 हो गए थे 1956। देन बाय द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2009 26 से 31 कर दिया गया था। तो 2009 में 26 से 31 हो गए थे, फिर 2019 में कितने हो गए? 31 से 34 जजेस हो गए, बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? देखिए अभी 33 जज हो गए हैं टोटल + 1 चीफ जस्टिस, तो टोटल मिला करके 34। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट इन द फरवरी 2008 द गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन दिस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट वुड हैव। तो यहाँ था 31 जजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ 31 जजेस का आया है, 26 से 31 कर दिए गए थे, ठीक है। अब ये 31 में जज भी था, तो मतलब 30 + 1, ये 2009 का था और यहाँ 8 का लिखा हुआ है, रुक जाओ, ठीक है। तो ये 2009 का सैंक्शन स्ट्रेंथ था। तो अमेंडमेंट एक्ट 2009, तो यहाँ 2009 लिखा है अमेंडमेंट एक्ट इससे। अब ये कैसे बना था? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है, आर्टिकल 124 है, 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट हुआ, ठीक है। कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है? यहाँ देखिए नॉट करेक्ट क्या है,
नॉट करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द कोर्ट मार्शल। तो एक्सेप्शन तो नहीं है भाई साहब। तो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 प्रोवाइड्स दैट कोर्ट मार्शल कैन बी अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये भाई बात ये कि कोर्ट मार्शल जो है, जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये भी अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट था 2007 का, अकॉर्डिंग टू आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट मार्शल कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट मार्शल अपील की जा सकती है। तो दिस वाज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं था? तो ये वाला करेक्ट नहीं था। आइए देखते हैं करेक्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, सही बात है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कंट्री में, सही बात है। कैन हियर केसेस फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज कोर्ट मार्शल। तो कोई भी हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से और कोर्ट मार्शल सबसे ये केस ले सकता है। दिस इज द राइट आंसर। आइए अगला देखा जाए। सो देयर इज पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज। नंबर ऑफ जज बढ़ाना है अगर इन द सुप्रीम कोर्ट, तो किसके अंदर है? जाहिर सी बात है, जो नंबर ऑफ जज वज ये सब बढ़ाया जाएगा ये पार्लियामेंट के द्वारा होगा। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा नंबर ऑफ जज बढ़ाना और ये सब। तो ये जैसे मान लीजिए कोई अमेंडमेंट किया, तो अभी आप बताइए अमेंडमेंट में कौन सा अमेंडमेंट होगा? सिंपल मेजॉरिटी वाला होगा, स्पेशल मेजॉरिटी वाला होगा, या कंसेंट ऑफ द स्टेट्स होगा, किस तरह का होगा? ठीक है, और ये पार्लियामेंट करता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगला है आर्टिकल जो 124 है। इट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। को बनाना है, गठन करना है, तो 124 आपको फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू 124 द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट को दिया गया है। ये प्रेसिडेंट अगर यहाँ डाल दे तो गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट। तो नंबर ऑफ जज बढ़ाना है, नंबर ऑफ पावर जो इंक्रीज करना है, सॉरी यहाँ पावर इंक्रीज करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज की पावर जो है बढ़ाना, तो इंक्रीज इज वेस्टेड, और पावर भी बढ़ाना ये पार्लियामेंट को दिया गया है, न कि प्रेसिडेंट को। अगर क्वेश्चन में प्रेसिडेंट दे दे तो बहुत लोग मार भी सकते हैं, तो गलत है, ये नहीं होगा। आइए अगला देखा जाए। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन इन ऑफिस बाय राइटिंग ए लेटर टू। किसको लेटर लिखेगा जज? किसको लिखेगा भाई साहब? प्रेसिडेंट को। तो जज लेटर लिखेगा रिजिग्नेशन का, किसको? प्रेसिडेंट को। 124(2)(a), ठीक है, क्लॉज एंड सब क्लॉज 2A, 124 आर्टिकल क्लॉज 2 सब क्लॉज 2A। इसमें क्या कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ये रिजाइन कर सकता है ऑफिस से, कौन? जज, प्रेसिडेंट को लिख के। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही जज को अपॉइंट भी करेगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द 65। तो 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट की है और हाई कोर्ट की है 62 साल की उम्र तक, आपको पता होना चाहिए। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। इवन हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, रिटायरमेंट एज क्या है जज की? यहाँ 65 साल है, 62 हाई कोर्ट के जज के लिए, याद रखिएगा आप। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माई रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। किसको लिखेगा? प्रेसिडेंट। हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव? भैया इंपीचमेंट होता है, क्या होता है? बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का तो इंपीचमेंट होता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये है आर्टिकल 124(4)। एक तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से डील कर रहा है, तो 124(4) की बात किया जाए तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president passed after an address in each house of the parliament and it should be supported by total membership of that house। तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप सपोर्ट करना चाहिए, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो 2/3 होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो बैठे हैं उस टाइम उस समय तो 2/3 होने चाहिए जितने बैठे हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो टोटल मेंबर हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर, तो इससे ज़्यादा या इक्वल टू होना चाहिए। ये देखिए क्या नाम है, 2/3 वोटिंग। एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ, जो ग्राउंड है वो मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, काम नहीं कर पा रहे हैं और मिसबिहेवियर। देखिए मिसबिहेवियर की अलग अलग डिफिनीशन दी है, थोड़ा इसको डिटेल में जाना पड़ेगा तो मैम वो मेंस का टॉपिक हो जाता है, थोड़ा नहीं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मिसबिहेवियर दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, मिसबिहेवियर के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं कि मिसबिहेवियर क्या क्या होता है, गाली गलौज नहीं होता, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अलग अलग भी। तो मिसबिहेवियर, तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मिसबिहेवियर। ठीक है, एक बार आपको ऐसे दिखा देता हूँ मैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मिसबिहेवियर ऑफ प्रेसिडेंट सॉरी जज।
हाँ, अगर ये परसिस्टेंट फेल्योर अपनी जुडिशियल ड्यूटी नहीं कर पा रहा और विलफुल अब्यूज़ कर रहा है, जानबूझ के गलत फैसले ले रहा है, जानबूझ के उसके अपने ऑफिस का मिस यूज़ कर रहा है, तो वो मिसबिहेवियर आएंगे। मिसबिहेवियर वुड एक्सटेंड टू कंडक्ट ऑफ द जज इन और बियॉन्ड द एग्जीक्यूशन। बियॉन्ड जुडिशियल ऑफिस भी कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसमें मिसबिहेवियर। देखिए लीगल डिफिनीशन क्या है, कंडक्ट और इम्प्रॉपर अनलॉफुल बिहेवियर, ठीक है, जज का, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ एडवोकेट खोज करके साइट है, यहाँ पे अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेट्स सी इट। यहाँ लिखा हुआ परसिस्टेंट फेल्यूर टू परफॉर्म द जुडिशियल ड्यूटीज ऑफ ए जज और विलफुल अब्यूज, देखिए जो हाईलाइटेड पार्ट है देखिए उसको, ऑफ ऑफिस डोलस मिलस वुड बी मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर वुड एक्सटेंड टू कंडक्ट ऑफ द जज इन और बियॉन्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ जुडिशियल ऑफिस। यूएस में क्या है, अगर स्टेट ऑफ यूएस देखा जाए, मिसबिहेवियर इज रिफर्ड टू इट इज स्टेटेड दैट इनकम्पिटेंस इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ ऑफिस। तो अमेरिका में क्या है, यहाँ देखिए मिसबिहेवियर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनकम्पिटेंस इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, ये मिसबिहेवियर हो जाता है, ठीक है, ऑल्सो अमाउंट्स टू मिसबिहेवियर, ठीक, बट एज वी शैल पॉइंट आउट अंडर द नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरी ब्रॉड डेफिनेशन है, अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा इसमें। यहाँ देखिए लिखा विलफुल अब्यूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस, यहाँ पे आप देखिए यहाँ लिखा विलफुल अब्यूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस, ठीक है, विलफुल मिसकंडक्ट, जानबूझ के करा, करप्शन, करप्शन में आ गया तब भी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी लैक है, और एनी अदर ऑफिस, ठीक है, या इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड वुड बी मिसबिहेवियर, ये सारी चीज़ें मिसबिहेवियर। ये के सी के रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एम भट्टाचार्य, तो रविचंद्रन अय्यर और जस्टिस एम भट्टाचार्य के केस में ये सब लिखा हुआ है। चलिए आइए आगे देखा जाए। तो मिसबिहेवियर है इनकैपेसिटी, अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर जो जज आप रह चुके हैं, अगर आप जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा प्रैक्टिस करने से इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड ऑल दैट। इम्पीचमेंट वर्ड इज यूज्ड ओनली टू रिमूव द प्रेसिडेंट, तो हालांकि ये भी इम्पीचमेंट ही हो गया, पर जो लफ्ज़ है इम्पीचमेंट का ये यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, और द टर्म इम्पीचमेंट इज नॉट यूज टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। द वर्ड रिमूव हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूव हैज़ बीन यूज, संविधान में लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिमूव संविधान में यूज़ किया है, टू रिमूव देम, तो इम्पीचमेंट टर्म नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ यूज़ किया गया रिमूव, और संविधान में मेंशन है तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए, मेंशनड यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रिमूवल हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूव हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए। फिर आगे देखा जाए, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इम्पीचमेंट बाय द, यहाँ पार्लियामेंट लिख दिया इम्पीचमेंट पर रिमूवल है, ठीक। अब यहाँ देखिए सारा क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है इसका। अ मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट तो गलत हो गया, कैन नॉट बी रिजेक्टेड में भी रिजेक्ट हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, अभी हमने देखा है, गिव डिटेल, तो भैया डिटेल दे रहा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, नहीं, ये इंटरप्रेट किया गया, इंटरप्रिटेशन से हुआ है, इंटरप्रिटेशंस हैं, डिफरेंट जजमेंट्स आए हैं, प्रेसिडेंट सेट हैं, एग्जांपल है, डिफाइन करना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताया, ये डिटेल दिया हुआ ना, ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये इंटरप्रिटेशंस हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मिसबिहेवियर क्या है, ठीक है। और द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट में है, सही बात है। और if the motion to the impeachment of judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament। हाँ, तो यहाँ मेजॉरिटी जो मोशन चलेगा तो मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की है, और हमने आगे देखा हुआ कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके 2/3 चाहिए, ऐसे मेजॉरिटी चाहिए। और ये वाला भी सवाल आंसर सही है कि डिटेल ऑफ द इम्पीचमेंट, ये 1968 के जजेस, आप इंक्वायरी एक्ट ऑर्डर यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ 3 और 4 देखिए ऑप्शन सही है। तो मोशन टू रिमूव अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिजेक्टेड, तो यहाँ लिखा था ना कैन नॉट बी, कैन बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर। और ये आप एक्ट वैक्ट याद रखिए कि लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट था, इसको आप याद रखिएगा जहन में, ठीक है। एंड द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। अगला है आर्टिकल 124(4), a judge of Supreme Court shall not be removed from office except by the order of president। या 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाएगा, और मेजॉरिटी ऑफ, बस यही है। और किस पे ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये सब हम देख चुके हैं। आइए
आगे देखा जाए, द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ जुबिली 65 साल, ठीक है 65 साल हो गई, ठीक। हाई कोर्ट की 62 साल। द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाई सच अथॉरिटी एज में इन द मैनर ऑफ द पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड इंसर्टेड बाई। ये कब हुआ था कि एज जो है जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट की क्या है, डिटरमाइन की जाएगी बाई सच अथॉरिटी एंड सच मैनर, इन सच मैनर जैसे कि पार्लियामेंट में लॉ प्रोवाइड, लॉ बना करके पार्लियामेंट जिस मैनर में बताएगा उस मैनर में इनकी एज बढ़ाई जाएगी। ये 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आइए देखा जाए। दिस इज द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। 1963 का 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसने कहा द एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाई सच अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में प्रोवाइड बाई लॉ, ठीक है, में पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड, ठीक है वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 विल वॉज इनफॉर्मली रिफर टू एज द एंटी। अब ये जो 16वां अमेंडमेंट एक्ट था ये क्या था, 16वां वाला, इट वॉज क्या था ये, एंटी सेसेशन बिल। इट डिजाइन टू प्रिवेंट द लोकल पॉलिटिकल लीडर इन डिफरेंट रीजन विद इन इंडिया फ्रॉम यूजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस टू पूसफुली प्रोपोगेट सेसेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया से बाहर होना, अलग होना, इंटीग्रिटी इंडिया की ख़त्म करना, तो एक स्टेट का सेसेशन होना, सेसेशन माने अलग हो गया अपने यूनियन ऑफ इंडिया से, तो इसको जो है जो 16th अमेंडमेंट एक्ट था वॉज इनफॉर्मली रिफर टू द एंटी सेसेशन बिल था कि भाई हम सेसेशन नहीं होने देंगे। इट वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट द लोकल लीडर को बचाया जाए, डिफरेंट रीजन से जो लोकल लीडर्स थे अपना कहेंगे नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स हैं एंड ऑल दैट, पहले अपनी अपनी एक देखिए यूनियन ऑफ इंडिया तो ऐसा था नहीं, खूब ढेर सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, तो जो राजा वजह थे इनकी इंडिपेंडेंसी, नवाबों की इंडिपेंडेंसी अलग चल रही थी, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए एंटी सेसेशन बिल आया ये, ठीक है। और 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था एंटी सेसेशन बिल विद इन इंडिया फ्रॉम यूजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, किस लिए, सेसेशन ऑफ इंडिया के लिए, तो एंटी सेसेशन बिल है। 17वां क्या था, डील्स विद अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 31A, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 31A से डील करता है 1964 का 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। फिर 18वां क्या हो गया, 1966 में अमेंडेड द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द स्टेट इन द क्लॉज A to E ऑफ द आर्टिकल। तो स्टेट लफ्ज़ को क्लैरिफाई करना था, क्या है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1966 का। ये तो एक बार मैं देख लेता हूँ, 31A 17th कॉन्स्टिट्यूशन 31A। ये आर्टिकल 31 क्या है, इट प्रोवाइड्स दैट अ लॉ इन रिस्पेक्ट टू द ऑफ द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी राइट देयरिन और एक मिनट, हाँ, तो ये 31A था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट से बात की गई थी प्रॉपर्टी का, तो दैट स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन एवरेज या टेक अवे, स्टेट कैन टेक अवे, गवर्नमेंट कैन टेक अवे द प्रॉपर्टी। अब ये जो था इसमें कि भाई प्रॉपर्टी जो है राइट, लोग इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ, चले गए, तो राइट टू प्रॉपर्टी उसमें ये हुआ कि नहीं हमारी तो हक है हमारा। और सरकार जब लैंड और ये लैंड अबॉलिशन से भी रिलेटेड ये सारी चीज़ें कि क्या नाम है कि लैंड एक्विजिशन, ये सरकार जो है ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर रहा था, वो सारी चीज़ें आ रही थी साथ में। तो उसमें ये था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है कि हम भाई, पर ऐसा नहीं था। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट बट वाज नॉट अ मेड अ फंडामेंटल राइट। तो आइए राइट टू प्रॉपर्टी एक बार दिखाते हैं आपको, वेट अ मिनट, थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, लेट्स डू दैट। फंडामेंटल राइट ड्यूटी,
So I have read it somewhere else. Where it was written, I forgot that. Maybe it was in DPSP chapter. It's taking time. आप प्लीज़ स्पीड थोड़ा तेज़ कर लेना, बगा इसको आप स्किप कर देना, ये वाला पार्ट। कोई बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं है, बस फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट था ये, और थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें मिल जाएगी। एक मिनट। आइए, अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट देख लिया जाए जो हम लोग कर रहे थे घटना चक्र से। एंड वी विल डील विथ 9031A। यहाँ कौन सा था आर्टिकल? 31A। ये 31A क्या है, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। स्टेट बट एक प्रॉपर साइट कोई मिल जाती है, indiagovernment.in, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए आगे देखा जाए, अगर इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा है। सेविंग ऑफ लॉस, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। हाँ, ये देखते हैं एक बार इंडिया कानून। तो आर्टिकल 31A देखिए, द एक्विजिशन ऑफ स्टेट बाय द स्टेट। कोई अगर स्टेट ले रहा है, स्टेट तो अंपायर हो गया, पूरा प्रॉपर्टी हो गई, और वो एक्विजिशन किसके द्वारा है? स्टेट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। देयर इन और द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट। तो टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर लिमिटेड पीरियड, आइदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें थी। अमलगमेशन, तो ये सारा क्या था? नॉट स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर ये जो है जितना है, फॉर क्लास शैल बी डीम टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इन कंसिस्टेंस विद और टेक्स अवे द राइट कन्फर्म बाय आर्टिकल 14। अगर आपको फंडामेंटल राइट 14, 18, 19 में अगर कोई दिया हुआ है, ऐसा नहीं उसको टेक अवे नहीं कर सकती, सरकार ले सकती है। तो शैल बी डीम टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इनकंसिस्टेंट, बिकॉज 14, 19 से इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है? एक्विजिशन ऑफ बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट, 14, 19 से इनकंसिस्टेंस है, राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल दैट। फिर 19 आएगा, फंडामेंटल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स आपके फ्रीडम टू फ्रीडम आ गया सारा, ठीक। तो द एक्विजिशन ऑफ स्टेट बाय एनी स्टेट और ऑफ एनी राइट देयर इन और द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट्स। तो टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अमलगमेशन ऑफ 2 more कॉर्पोरेशन आदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर, तो ये सारा सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है। दे विल नॉट बी, अगर इसलिए नहीं इनको डिनाई किया जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल राइट 14 and 19। लाइक फ्रीडम 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूव, रेजिडेंस एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें। तो द एक्सटिंग्विशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट ऑफ मैनेजिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें। तो सरकार जो है, ये सारा बस ये कहा गया है कि द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964 किससे डील करेगा? बस 31A से याद रखिएगा। और 31A क्या हो जाएगा? राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट बना दिया गया था, नॉट अ फंडामेंटल राइट। और जो कार्रवाई सरकार कर रही है प्रॉपर्टी एक्विजिशन की, ठीक है। अगर कोई कानून बन रहा है प्रॉपर्टी एक्विजिशन से रिलेटेड, तो इसलिए ये इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल राइट। तो दे कैन ब्रीच द फंडामेंटल राइट कैन बी ब्रीच्ड। तो हियर द फंडामेंटल राइट कैन बी ब्रीच्ड, ठीक है। और इट विल मे बी अ लीगल राइट, इट विज और लीगल राइट अवेलेबल होगा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, नॉर्मल प्रोसेस से होगा, आपको जो मिलेगा। सैलरीज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई, तो ये सब सैलरीज कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ये सैलरी वैल्यू डिटरमाइन करती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ until provision on that in that behalf is so made, such salaries as are specified in the second schedule। तो ये सब सारी हैं, अगर कोई चेंजेस मेड हैं तो उसी हिसाब से मिलेगी। What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court? While appointing the judge of the Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice। सही बात है। Judge of the Supreme Court can be reviewed by the Chief Justice of India only। गलत बात है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। Salaries of the judge are charged on the consolidated fund of India to which the judge had not to vote। सही बात है। All appointments of the officer and staff of the Supreme Court of India, जो all appointment है ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस। तो ये तो गलत बात है कि ओनली
बाई कंसल्टिंग या ओनली बाय द गवर्नमेंट, तो ये पहला और तीसरा तो सही था। तो देखिए अगर पहला तीसरा यहाँ सही है, ठीक है, और ये 2-4 गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स गार्जियन है, और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, जब आप जज अपॉइंट करेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू in order to safeguard the autonomy of Supreme Court. फिर executive as well as ensures that judicial appointment are not based on political or practical consideration. Salaries of the judges are charged on Consolidated Fund of India, ऐसा ही है। CGI can't appoint officers and servant of the Supreme Court without interference of the executive. तो ये बिना political interference के जो CGI है ये अपॉइंट करता ऑफिसर को और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही कैन ऑल्सो प्रेस्क्राइब द कंडीशन सर्विस, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये सर्विस की कंडीशन प्रेस्क्राइब करेंगे और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफिसर स्टाफ ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव का तो रूल ही नहीं था, ठीक है, यहाँ एग्जीक्यूटिव का रूल नहीं था, गवर्नमेंट का रूल नहीं था, यहाँ चीफ जस्टिस खुद भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखा जाए आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू प्रैक्टिस ऑन परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर, कहाँ कर सकते हैं भैया, कहीं कहाँ करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 का क्लॉज 7 जो है ये कहता है कि नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस ऑफ एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाइल आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम चीज़ जो है ये हाई कोर्ट की है, जो ये 124 ये 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रोविज़न है नो पर्सन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हेल्ड ऑफिस एज परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट शैल प्लीड एंड एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट के जज में जा सकता है, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, एंड द अदर हाई कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, और जहाँ पे ये बैठा हुआ है ना हाई कोर्ट में, वहाँ नहीं करेगा, किसी और हाई कोर्ट में करेगा या सुप्रीम कोर्ट में करेगा, ठीक। द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, कौन अपॉइंट करता है, इट्स द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो 126 आ गया, 126 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो CGI का प्रोविज़न 126 से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न 124 से रिलेटेड है, और 126 क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिलेटेड प्रोविज़न आ जाएगा, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, एंड इट इज़ डन इफ़ द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस वैकेंट है और ये अनेबल है टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ एडिशनल जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में भी है पर एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जज और जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो कौन कौन सा एडिशनल जज नहीं होता है, एडहॉक जज मिल जाएगा। तो 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स, तो एडिशनल एडहॉक जज तो होता है बट एडिशनल जज नहीं होता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो ये प्रेसिडेंट हो गया। विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का और इट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम परमिशन, ठीक है, जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात तो पहली वाली सही है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट, तो ठीक है, ये अपना रिव्यू भी कर सकते हैं। लेट्स सी कितना चैप्टर बचा हुआ है, कितना पेजेस हैं अभी। लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, वी विल डील विद ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन से डील करेंगे हम। तो हम एडिशनल जज थे यहाँ पे, यहाँ ये हमने देख चुके हैं। तो आर्टिकल 128 के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को ये रिक्वेस्ट कर सकता है हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द फेडरल कोर्ट और हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट और ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज द जज ऑफ द। तो आर्टिकल 128 के अंतर्गत ये है कि कोई भी एट एनी टाइम जिसमें प्रीवियस कंसेंट ली जाएगी प्रेसिडेंट की, वो रिक्वेस्ट किया जा सकता है किसी पर्सन को जो कि एक जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का या किसी फेडरल कोर्ट का, फेडरल कोर्ट वो जो पहले फेडरल कोर्ट थी, और हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है।
तो हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, इन लोग को बुलाया जा सकता है एंड इज़ ड्यूली क्वालिफाइड, वह ड्यूली क्वालिफाइड हो, जज बनने के लायक हो, तो उसको बुलाया जा सकता है, भाई अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाओ। ये प्रोविज़न आर्टिकल 128 के द्वारा है कि इसमें 128 का प्रोविज़न आया, आर्टिकल 128। 128 वाला आर्टिकल याद रखिएगा कि एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को जो जज बन सकता है सुप्रीम, तो इनको जज बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनको वापस बुला करके प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट, परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो 128 के अंतर्गत इनको जज बनाया जा सकता है। फिर 215 में क्या है कि हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एवरी हाई कोर्ट शैल बी द हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एवरी हाई कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैव द पावर ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ। तो एक मिनट, तो ये है कि पहला हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर। तो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकता है। तो अपने कंटेम्प्ट के लिए कौन पनिश कर सकता है? कंटेम्प्ट के लिए आर्टिकल 215 में मेंशन है हाई कोर्ट। The judge of the Supreme Court of India are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करके और जज सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट होता है। फिर आर्टिकल 124(2) में कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे 124 के अंतर्गत ये कहा गया कि जो एवरी जज है सुप्रीम कोर्ट का, ये अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के जरिए एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद सच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज, जिसको ज़रूरत समझेगा। और हाउ इन केस ऑफ अ जज अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस, in the case of appointment of a judge other than chief justice, the chief justice of India shall be always be consulted. Consultation जो chief justice का है, it has been made obligatory since 1993 और फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस आया, थर्ड जजेस केस आया था। तो 1998 सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज़ कंसल्टेशन मीन्स कंसल्टेशन ऑफ कलीजियम। तो चीफ जस्टिस का जो कंसल्टेशन है वो कंसल्टेशन ऑफ कलीजियम है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक। एडहॉक जज आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट कब अपॉइंट होता है? तब जब कोरम नहीं थे, देयर इज नो कोरम ऑफ जजेस अवेलेबल टू बी होल्ड, तब जा करके ये जज अपॉइंट होगा। तो आर्टिकल 127 एक कह रहा है एट एनी टाइम इफ दे इज नॉट बी कोरम ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोरम नहीं है तो होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट, तो देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट of the concerned request in writing the attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of high court duly qualified for appointment of a judge of the supreme court to be designated by the chief justice of India। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रीवियस कंसेंट चाहिए, जब कोरम नहीं होगा अवेलेबल तो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल एट एनी टाइम इफ देयर इज नॉट इफ़ देयर शुड नॉट बी अ कोरम। क्या एकदम लैंग्वेज भी इन लोगों ने पता नहीं क्या लिखा है घटना चक्र में, तो ये इंग्लिश भी से सही से नहीं आती इन लोगों को। तो एट एनी टाइम, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो अंडर आर्टिकल 127 ऑफ द एट एनी टाइम इफ देयर शुड नॉट बी एट एनी टाइम इफ देयर शुड नॉट बी एनी कोरम ऑफ द जजेस ऑफ इफ देयर इज नो कोरम अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू सेशन, दे शुड नॉट बी क्यों लिख दिया? इफ एट एनी टाइम इफ देयर शुड नॉट बी, तो ये सेशन ऑफ द कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रीवियस देखिए बस इतनी सी बात है कि प्रीवियस कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का, और सीजीआई अपॉइंट कर देगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा अगर वहाँ के वकील को लेना है, किसी जज को लेना है कि भाई जज बनाना है एडहॉक, और राइटिंग में रिक्वेस्ट देगा, ठीक है, इन राइटिंग द अटेंडेंस एट द सिटिंग ऑफ द कोर्ट, भैया आप आ जाइए और एडहॉक जज बन जाइए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और फॉर एज सच पीरियड जितना नेसेसरी है, जितने दिन के लिए बनाना है आपको, जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे जज ऑफ हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट की परमिशन ले ली जाएगी और वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसर्न जहाँ के हैं वहाँ कंसल्ट करनी आ जाएगा, ठीक है, बस। और आगे आइए देखा जाए, बहुत ज़्यादा फालतू का एक्सप्लेनेशन था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एडहॉक जज कहाँ पे? भाई सुप्रीम कोर्ट, एडिशनल जज नहीं होता है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जज होता है। कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ
क्या बात है, तो देखिए थर्ड जज केस था मे बी या फर्स्ट जज केस से स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट वाज अपॉइंटेड इन 1993 और इस जेनेसिस जो है वो 3 जजेस केस में है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फ्यू सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है, फॉर रिकमेंडिंग द अपॉइंटी टू द सुप्रीम कोर्ट। और जो नंबर ऑफ सच जजेस होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे वो 4 हैं, ठीक है। CJI होगा और 4 अलग जज होंगे, ठीक, और कुछ नहीं। तो यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कितने होंगे, जज चीफ जस्टिस होगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, बस फालतू बात। द मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कोई केस हियर करता है वो 5 है। तो दे शुड बी मिनिमम 5 जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हियरिंग ऑफ केस इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ चाहिए वहाँ 5 जज कम से कम चाहिए, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाएगा। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा ये। तो 131 का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, 131 के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा। क्या है इसमें, कोई केस है डायरेक्ट इनके पास आएगा। कौन सा केस आएगा, अगर डिस्प्यूट है, किस तरह का डिस्प्यूट है, इफ एनी डिस्प्यूट इज देयर जिसमें बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट या ऑन वन साइड और वन और मोर स्टेट ऑन द अदर। तो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट आ जाएगा। तो पहले वाले में क्या है, गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट प्लस स्टेट वर्सेस अदर स्टेट्स, ठीक है। और ठीक है, वन और मोर स्टेट ऑन द, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट, और या एक स्टेट यहाँ है, यहाँ एक स्टेट, ये अलग अलग स्टेट्स हैं, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। इफ़ एंड सो फार एज द डिस्प्यूट क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट का आएगा, लीगल राइट का आएगा, तो ये सब में आ जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच ज्यूरिसडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट। अगर कोई डिस्प्यूट ट्रीटी से आ रहा है, एग्रीमेंट, कॉविनेंट, एंगेजमेंट से आ रहा है जो पहले है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले का है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच हैविंग बीन इंटर्ड इनटू एग्जीक्यूटेड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो देखो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ट्रीटी है, कोई यहाँ ट्रीटी आ गई, एग्रीमेंट आ गया, कॉविनेंट आ गया, कोई इंगेजमेंट है और अदर कोई इंस्ट्रूमेंट है ऐसा, ठीक है, विच हैव बीन इंटर्ड इनटू फोर्स बिफोर सच कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और उसके बाद भी ऑपरेशन में है, तो इसको नहीं आएगा, शैल नॉट एक्सटेंड टू सच डिस्प्यूट। तो ये इस डिस्प्यूट में नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, तो सही बात है। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये क्या, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी, ये भी नहीं आएगा भाई, यूटी तो ये सेंटर वाला एक ही हो गया। इन्हीं का डिस्प्यूट बिटवीन 2 और स्टेट, तो पहला चौथा में भी सही लग रहा है। हाँ, तो ये आंसर पहले ही चौथा इसका। आइए देखा जाए, तो एक बार और यहाँ पे देख लीजिए। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या आता है ये देखिए। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट, और डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। ये वाले दोनों गलत हैं कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन और डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड यूटी, ये भी नहीं आएगा। फिर द सेकंड लार्जेस्ट बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट कौन सी थी, ये वाली थी गोलकनाथ केस में। तो लार्जेस्ट 13 बेंच जो बेंच थी वो सुप्रीम कोर्ट की जो है टिल डेट, वो केशव नंदा भारती है, पर यहाँ पे केशव नंदा भारती तो दिया नहीं है। केशव नंदा भारती तो यहाँ दिया, मेंशन किया ही नहीं कहीं। मिनर्वा विल है, गोलकनाथ है, बैंक नेशनलाइजेशन है, टेम्प है। तो ऐसे दो है लार्जेस्ट बेंच 13 बेंच की है वो सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। केशव नंदा भारती केस की थी, और सेकंड जो है 11 बेंच की जज थी जो गोलकनाथ केस वाली थी। तो 11 जजेस बेंच वाली 1967 वाली जो है, तो सेकंड लार्जेस्ट बेंच 11 जज वाली ये गोलकनाथ केस वाली 1967, और ऐसे जो है वरना 13 जज की बेंच वाली ये 1973। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर किस में आता है, केशव नंदा भारती, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो 1973 में, जिसमें 13 जज की बेंच थी, इसमें 7-6 का रेशियो आया था, डिसीजन था, और पार्लियामेंट कुड ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट दैट इट डज नॉट डैमेज द, तो पार्लियामेंट को दे दिया गया था पावर की फंडामेंटल राइट चेंज कर सकते हैं या अरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना करे। जब तक बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ठीक है, इससे देखिए जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, देखा जाएगा भाई। हेस्टी लेजिस्लेशन तो नहीं है। द कोर्ट एसेंशियली प्लेस अ सब्सटेंशियल नॉन लेजिस्लेटिव चेकअप अपॉन द पार्लियामेंट्स। अब ये इससे क्या हुआ कि कोर्ट ने क्या किया, प्लेस द सब्सटेंशियल नॉन लेजिस्लेटिव चेकअप। ये लेजिस्लेचर का पार्ट तो नहीं था, नॉन लेजिस्लेटिव था, और ये चेक था अपॉन द पार्लियामेंट, ठीक, तो नॉन लेजिस्लेटिव चेक था टू पावर ऑफ अमेंडमेंट की मनमानी कुछ भी कर सकते हैं, तो कोर्ट इसमें रिव्यू करेगा। बिकॉज कोर्ट जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। तो जुडिशरी इंटरप्रेट कर रहा है, जुडिशरी इंटरप्रेट करेगा, इसमें इंटरफेयर करेगा कि नहीं भाई आप हिस्ट्री लेजिस्लेशन तो नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा इलीगल तो नहीं है, या मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर प्रपोर्टेड बेसिक स्ट्रक्चर, ये वही है ऋषभ नंदा भारती। मिनिमम जो जज की देखिए बेंच की जो रिक्वायरमेंट है 5 जज, तो कम से कम 5 जज तो होने चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम 5 जज और मोर जजेस टू हियर अ केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In which of the following case Supreme Court held that fundamental right enable a man to chop out his life in a fundamental right enable करता है man को to chop out his life and the manner he likes। किस केस में कहा गया था? ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये याद कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी स्टेटमेंट 2012 में यूपी PCS में आया हुआ है। तो ये गोलकनाथ वाले केस में था, स्टेट ऑफ पंजाब वाले में। तो फंडामेंटल राइट एनेबल अ मैन टू चॉप आउट हिज लाइफ इन अ मैनर ही लाइक्स बेस्ट। तो गोलकनाथ केस में था, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ केस एंड रूलिंग इन द केस। तो भैया इंदिरा साहनी वाले में क्या था? इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? ये बेला बनर्जी वाला जो है वेस्ट बंगाल वाला, ये इनकरेक्ट था। तो भाई देखिए सही आंसर क्या क्या है। इंदिरा साहनी केस क्रीमी लेयर फॉर अदर, ये तो सही है। तो इंदिरा साहनी केस और क्रीमी लेयर ये वाले केस में था। विशाखा गाइडलाइन वुमेन प्रोटेक्शन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये भी सही था कि विशाखा केस में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की बात की गई थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें। मेनका गांधी केस में आर्टिकल 14, 90, 21 ठीक है आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है अलग से नहीं है, इनको एक कॉन्सोनेंस में देखा जाएगा, ठीक है 14, 19 और 21 ठीक। तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मेनका गांधी केस में कहा गया। तो ये तीनों सही। ये ला जो बेला बनर्जी था, तो बेला बनर्जी इस केस के वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट। तो बेला बनर्जी वाला जो केस है वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट था 1948। तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी वॉज कंसिडर्ड इन द मेनका गांधी केस। तो राइट टू ट्रैवल जो अब्रॉड है ये एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी देखा गया था मेनका गांधी केस में 1978 ठीक। तो ये मेनका गांधी वाला केस था। बेला बनर्जी वाला वेस्ट बंगाल लैंड एक्विजिशन डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट 1948 था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद एपिलेट जुरिसडिक्शन से देखिए 131 तो ओरिजिनल हो गया, मे बी 132 है क्या एपिलेट जुरिसडिक्शन? नहीं 132 है, रेड विद आर्टिकल 134 है, ठीक है एपिलेट जुरिसडिक्शन देखा जाए। आर्टिकल 131 तो ओरिजिनल हो जाता है। आर्टिकल 132 डील्स विद एपिलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस, इन जजमेंट डिक्री और इन फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट और वेदर द केस इज सिविल क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग। जो वाइल जो 133 है डील विद द एपिलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट रिगार्डिंग सिविल मैटर। तो अगर सिविल मैटर का केस आएगा तो 133 हो जाएगा। और 132 में क्या आ जाएगा? एनी जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर सिविल क्रिमिनल और प्रोसीडिंग। तो सिविल क्रिमिनल कुछ भी हो वो 132 वाले में आ जाएगा और सिविल वाला मैटर में 133 आ जाएगा। 134 से डील्स विद सर्टिफिकेट फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। तो 34A में क्या आ जाएगा? इट इज़ द सर्टिफिकेट फॉर ऑफ अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। और 10 ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट रीडिंग आर्टिकल 124 टुगेदर 132 क्रिएट एपिलेट जुरिसडिक्शन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 134A को जब 132 के साथ मिलाया गया तो ये क्रिएट्स एपिलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे एपिलेट जुरिसडिक्शन हो जाता है, ठीक है 134 और 132 जब मिला दिया गया। आर्टिकल 134A सर्टिफिकेट फॉर अपील था और ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये याद रखिएगा 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम जो था CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44, उसमें 134 से डील किए ऐड किया गया था। विद सर्टिफिकेट फॉर अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर लोअर कोर्ट सजा वजा दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट से नीचे परमिशन दी जाएगी कि हाई कोर्ट परमिशन देगा कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको सज़ा काटनी पड़ेगी, ठीक है, और क्या क्या आपको जो है सज़ा कम की जाएगी या क्या है, तो आप अपील कर सकते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा जो है 134A, तो 134A मिल करके जब 132A 132 तो है ही है, तो ये अपीलेट जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए 40वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी 60 सवाल और बचे हुए हैं। लेट्स डू विल हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।